नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोट्स द स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स द स्पीक। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अलग अलग राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और जिस पर कोर्ट ने बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उप मुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका अलग अलग राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका में नियुक्ति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में नहीं लिखा है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि उप मुख्यमंत्री भी मंत्री ही होता है। पद को कोई नाम देने से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। सीजेआई ने कहा कि उप मुख्यमंत्री भी पहले मंत्री होता है और उप मुख्यमंत्री का पद केवल लेबल है। उन्होंने आगे बताया कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति का संवैधानिक अर्थों में कोई संबंध नहीं है। ये लेबल उच्च वेतन जैसे कोई अतिरिक्त लाभ प्रदान नहीं करता। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उप मुख्यमंत्री नियुक्ति करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पहले राज्य सरकार के भीतर मंत्री है और पद केवल लेबल और कुछ नहीं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को गलत मानते हुए इस पर विचार करने से इनकार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे ऐसा करके अन्य अधिकारियों के लिए भी गलत उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। डिप्टी सीएम की नियुक्ति का आधार क्या है? वह केवल धर्म है और समाज के विशेष संप्रदाय से होने के कारण इसका कोई अन्य आधार नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 51A के खिलाफ है। संविधान में ऐसा कोई पद निर्धारित नहीं है। उप मुख्यमंत्री राज्यों की सरकार में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता है। डिप्टी सीएम की पदवी संवैधानिक पद का उल्लंघन नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं है, इसीलिए उसने इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने विभिन्न राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की असंवैधानिक नियुक्ति को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश मांगा था। ब्यूरो रिपोर्ट। मानहानि मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान को लेकर दर्ज मानहानि केस को निरस्त कर दिया। सुनवाई के दौरान तेजस्वी ने हलफनामा दायर कर कहा था कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और वो उसे वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ अब अहमदाबाद में ट्रायल नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी का माफीनामा भी स्वीकार कर लिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल मानहानि मामले में उन्हें राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजराती ही ठग हो सकते हैं टिप्पणी को लेकर दायर की गई मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति AS ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने इस बात पर गौर करने के बाद तेजस्वी यादव को राहत दी कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने शिकायत खारिज कर दी। कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को उनकी यह कथित टिप्पणी वापस लेते हुए उपयुक्त बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस पर तेजस्वी यादव ने अपना बयान वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को एक हलफनामा दाखिल किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
साथ ही अहमदाबाद की अदालत में शिकायत दायर करने वाले गुजरात के निवासी को नोटिस जारी किया गया था। गुजरात के व्यवसायी हरीश मेहता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दायर कराई थी। इसमें उसने कहा था कि तेजस्वी ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं। जो दो ठग है ना, जो ठग हैं, ठग को जो अनुमति है आज के देश के हालात में देखा जाएगा तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है और उसके ठग को माफ किया जाएगा। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। मेहता ने कहा था कि यादव की टिप्पणी से गुजरातियों को मानसिक और शारीरिक नुकसान हुआ है और उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत से यादव को बुलाने का आग्रह किया था। मेहता ने दावा किया था कि तेजस्वी की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है। IPC की धारा 499 और 500 के तहत अहमदाबाद स्थित स्वयंसेवी संगठन अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी और अपराध निवारक परिषद गुजरात राज्य के उपाध्यक्ष हरीश मेहता द्वारा अहमदाबाद में शिकायत दर्ज की गई थी। अंततः मानहानि के मुकदमे को गुजरात से तटस्थ स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यादव की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है, साथ ही इसे रद्द करने का आदेश भी दिया। वहीं भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने और 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सभी विवरण जमा करने का निर्देश दिया गया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम के तहत किए गए दान पर पूरी तरह से टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। दूसरा, डोनर की पहचान बैंक और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों दोनों की ओर से गोपनीय रखी जाती है। 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड स्कीम की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि चुनावी बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। बॉन्ड जारी करने वाले SBI को ये जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। SBI 3 हफ्ते में ये जानकारी देगी। उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक ये जानकारी पहुंचाएगा। जजमेंट आया डॉक्टर जय ठाकुर की पिटीशन पे, एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को वो सेटिसाइड किया है। जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। देखिए, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था ये और इसने एक ट्रांसपेरेंसी हमारे इलेक्टोरल फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग में इंट्रोड्यूस की है। पिछले 6 साल से ये स्कीम चल रही थी जिसके तहत जो फंडिंग हो रही थी पॉलिटिकल पार्टी की वो एक तरह से सीक्रेटिव फंडिंग हो रही थी, तो वो अब खत्म हो गई है। जजमेंट इमीडिएटली ऑपरेशनल हो गया है। तो आज की डेट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड अनएनकैश्ड हैं उनको रिटर्न करना होगा और अब जो लिमिट भी थी, एक कॉर्पोरेट लिमिट होती थी 2017 तक 7.5% अपने प्रॉफिट से ऊपर कोई कंपनी डोनेट नहीं कर सकती थी। चुनावी बॉन्ड को सरकार ने RTI के दायरे से बाहर रखा है, यानी आम जनता RTI के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती है। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखे। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़झाला रुक सकेगा, जबकि कोर्ट ने कहा काला धन रोकने के दूसरे भी रास्ते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनावी बॉन्ड को न बैंक बेच सकेंगे और न जमा कर सकेंगे। जिन बैंकों में किसी का खाता है वे अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे। SBI को राजनीतिक दलों द्वारा इनकैश कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। वहीं इनकैश नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। तो जो पैसा जिस राजनीतिक पार्टी को स्कीम द्वारा मिला था, क्या वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा? क्योंकि अगर स्कीम ही गलत थी और स्कीम के तहत जितना पैसा आया है उसको संविधान की वायलेशन बताया गया है
तो वो जो पैसा है उसका क्या होगा, ये जो फैसला है वो पढ़ के उसको संज्ञान में लिया जाए। यानी अब इस योजना पर ब्रेक लग गया है। इससे राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आम चुनाव करीब है और पार्टियों को चुनावी चंदे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। 2020 में हुए दिल्ली दंगे के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने यूएपीए मामले में अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। परिस्थितियां बदलने के कारण जमानत याचिका वापस ली गई है और इस मामले में खालिद अब नए सिरे से ट्रायल कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका वापस लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी है और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली है। खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए प्रयास करेंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत देने से मना कर दिया था। सिब्बल ने बताया कि ये याचिका इसीलिए वापस ली जा रही है क्योंकि कुछ परिस्थितियां बदली हैं और अब हम बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में फ्रेश याचिका डालेंगे। कपिल सिब्बल ने ये साफ किया कि वे खालिद की ओर से दायर अलग रिट याचिका पर बहस करेंगे, जिसमें यूपीए के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बेला त्रिवेदी और पंकज मित्तल की पीठ ने याचिका को रद्द कर दिया। हालांकि इस बीच कपिल सिब्बल ने कोर्ट को ये जानकारी दी कि वे उमर की तरफ से दायर रिट याचिका जिसमें यूपीए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, उस केस की सुनवाई करते रहेंगे। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा में बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत अपने मुकदमा चलाया गया है। खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। बता दें, हाईकोर्ट ने ये कहते हुए खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि वह अन्य सह आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में था और उसके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टता सही है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के कृत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उसकी हिंसा में न कोई आपराधिक भूमिका है और न ही उसने मामले में अन्य आरोपियों के साथ कोई साजिश रची थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यूएपीए एक्ट के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली पिछली याचिकाओं के साथ टैग किया। बाद में इसने खालिद की जमानत अर्जी के साथ यूएपीए एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के अपराधीकरण को चुनौती देने वाली याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये तर्क दिया गया कि अधिनियम में केवल मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक कहने के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान है और ये प्रकृति में भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ये धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए खास प्रावधान है, जहां पर तलाक के लिए आपराधिक कार्रवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के अपराधीकरण को चुनौती देने वाली नई याचिका को इसी मुद्दे पर अदालत के समक्ष पहले से लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि 3 तलाक देने वाले मुस्लिम पति के सजा के प्रावधान पुरुष विरोधी और उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
सीजेआई ने उपस्थित वकील से पूछा कि कैसे मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 पुरुषों के अधिकार का उल्लंघन है। इस पर वकील ने जवाब दिया, वास्तव में ये 3 तलाक को अपराध मानता है। अधिनियम की धारा 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है। 2019 अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है 3 तलाक शून्य और अवैध होगा। मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी अन्य तरीके से तलाक की कोई भी घोषणा शून्य और अवैध होगी, जबकि अनुच्छेद 4 के तहत तलाक कहने की सजा में तलाक देने वाले पति को जुर्माने के साथ 3 साल की कैद का प्रावधान है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ हालांकि नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक नहीं दिखी, लेकिन इस मामले को कानून के समान प्रश्न पर अन्य लंबित जनहित याचिकाओं के साथ टैग किया और वकील को टैग की गई सुनवाई से पहले पेश होने के लिए कहा। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह पर संघ को नोटिस जारी किया। समस्त केरल जमीयतुल उलमा, जमीयत उलमा ए हिंद, मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश आदि ने पिछली याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम ने धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए विशिष्ट दंडात्मक कानून पेश किया। ये गंभीर सार्वजनिक शरारत का कारण है, जिसे अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो समाज में ध्रुवीकरण और वैमनस्यता पैदा हो सकती है। उनके आधार के अनुसार अधिनियम की आवश्यकता वाली कोई भी परिस्थिति मौजूद नहीं है, क्योंकि तलाक के इस रूप को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस प्रकार ऐसी घोषणा कानून की दृष्टि से गैर अनुमानित है और उक्त घोषणा के बाद भी विवाह कायम रहेगा। आगे ये भी प्रस्तुत किया गया कि इस अधिनियम ने अतिरिक्त अधिनियम बनाकर विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा और अत्यधिक बोझ से दबी न्यायपालिका की ओर से भी आंखें मूंद ली है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि इस्लामिक कानून के अनुसार विवाह नागरिक अनुबंध है और तलाक अनुबंध को अस्वीकार करने का तरीका, इसीलिए नागरिक गलती के लिए आपराधिक दायित्व थोपना मुस्लिम पुरुषों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में आम आदमी पार्टी नेताओं के बयानों के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति हसमुख डी सुथार ने केजरीवाल और सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों नेताओं ने मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े विवाद के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए। दोनों नेताओं को पिछले साल अप्रैल में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया था। निचली अदालत ने प्रथम दृष्टया अपने फैसले में कहा, गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में दिए गए बयानों की एक विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा ये व्याख्या की जा सकती है कि विश्वविद्यालय झूठी और फर्जी डिग्री प्रदान करता है और फर्जी गतिविधियों में शामिल है और इससे गुजरात विश्वविद्यालय की छवि खराब होती है। एक सत्र अदालत ने बाद में समन को बरकरार रखा, जिससे उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की गई। उच्च न्यायालय में आप नेताओं ने दलील दी कि शिकायत बिल्कुल भी सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि बयान विश्वविद्यालय के खिलाफ नहीं है। बहरहाल विश्वविद्यालय ने दलील दी कि केजरीवाल सिंह ने अपने बयानों से उसकी छवि खराब की और उन्हें मुकदमे का सामना करना चाहिए। मानहानि मामले की उत्पत्ति गुजरात उच्च न्यायालय के मार्च 2023 के फैसले से हुई, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मोदी के डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। पार्टी पर आरोप लगा कि उसने दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर अपना कार्यालय बना लिया। आप के इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस जमीन पर पार्टी का दफ्तर बनाया गया उस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने जवाब में आपने वकीलों के जरिए कहा कि पार्टी को जमीन साल 2015 में आवंटित की गई थी। आपके वकीलों ने आगे
आगे ये भी कहा कि अगर कोर्ट राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति को देखते हुए दूसरी जगह पर जमीन के लिए जगह तय करता है तो पार्टी राउज एवेन्यू में मौजूद दफ्तर को खाली करने के लिए तैयार है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आपके वकीलों ने यह भी कहा कि अगर पार्टी ऑफिस को तुरंत खाली कर देती है तो उसके पास दूसरे दफ्तर के लिए कोई भी जगह खाली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हैरानी जताते हुए कहा कि कोई भी दल कानून अपने हाथ में कैसे ले सकता है, कोई भी पार्टी हाईकोर्ट की जमीन पर कब्जा कैसे कर सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट केवल बुनियादी ढांचों के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। एक खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन सुनवाई के बाद वकीलों ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा की गई। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, लोक निर्माण सचिव और वित्त सचिव को मामले को सुलझाने के लिए अगली सुनवाई से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक करने का निर्देश दिया ताकि जमीन को वापस हाईकोर्ट को सौंपा जा सके। चलिए कोर्ट्स द स्पीक में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।